स्टूडेंट आई एम पंकज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज डी। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका में संघीय कार्यपालिका। कार्यपालिका में अमेरिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के साथ उसके कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो इसमें हम पहला पॉइंट लेते हैं राष्ट्रपति पद। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 के एक छोटे से वाक्य में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन संविधान के इस वाक्य से राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट नहीं होती। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य नागरिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता और राज्यों की सत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक इच्छुक थे। राष्ट्रपति पद को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहते थे, लेकिन संविधान लागू किए जाने के बाद से लेकर अब तक राष्ट्रपति की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रही है। अगला इसमें पॉइंट आता है उन्मुक्तियां। राष्ट्रपति को क्या क्या उन्मुक्तियां प्राप्त हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अन्य देशों के कार्यपालिका प्रधानों की भांति ही अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां भी प्राप्त होती हैं। यद्यपि संविधान में इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया, फिर भी परंपरा के अनुसार उसे किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके विरुद्ध परमादेश या आदेश भी जारी नहीं किए जा सकते। उसे किसी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होने के आदेश नहीं दिए जा सकते। केवल सीनेट में उसे महाभियोग के समय बुलाया जा सकता है। आपको पता है अगर अमेरिका में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग क्यों लगता है? कदाचार या अक्षमता के कारण जब महाभियोग लगाया जाता है तो इसकी शुरुआत किस सदन में की जाती है? केवल और केवल प्रतिनिधि सदन में। क्लियर? अगर अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो वो कौन से सदन में उसकी शुरुआत होती है महाभियोग की? अमेरिका के कांग्रेस के निम्न सदन यानी प्रतिनिधि सभा में। और उसके बाद में सीनेट पे उस पर क्या होती है? चर्चा होती है। राष्ट्रपति उस चर्चा में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाता है। एक बार राष्ट्रपति जेफरसन को साक्षी के लिए बुलाया गया था, परंतु उन्होंने उपस्थित होने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। राष्ट्रपति को प्राप्त इस प्रकार की विशेष स्थिति की सीमा है। यह बात वाटरगेट कांड आई थिंक 1974 में हुआ था। शायद वो राष्ट्रपति निक्सन थे। ये कांड बहुत फेमस है, आपके किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, कि वाटरगेट कांड किस राष्ट्रपति से संबंधित है और ये कब हुआ था। और सार्वजनिक पद पर रहते हुए नैतिक आचरण की मान मर्यादाओं के प्रसंग में क्लिंटन विवाद से भी स्पष्ट हो जाती है कि राष्ट्रपतियों को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं। अपने भारत में भी राष्ट्रपतियों को विशेष अधिकार और मुक्तियाँ प्राप्त हैं। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल पर बहुत अधिक मतभेद थे। अंत में पर्याप्त वाद विवाद के बाद संविधान के अनुच्छेद 2 की धारा 1 में निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्ष का, तथा पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और इस प्रकार यह परंपरा स्थापित हो गई कि राष्ट्रपति 2 अवधियों से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। वर्तमान में अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति केवल 2 अवधियों तक ही अपने पद पर रह सकता है, यानी वो अपने पूरे जीवन में केवल 2 बार मतलब एक कार्यकाल उसका 4 वर्ष का हो गया, दूसरी बार लड़ सकता है, वो भी 4 वर्ष का हो गया। यानी एक राष्ट्रपति जीवन में केवल और केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, 2 अवधि के लिए। और जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति कितनी भी अवधियों के लिए, जब तक वो बुजुर्ग नहीं हो जाता, स्वेच्छा से मना नहीं कर देता, तब तक वह कभी भी राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर सकता है, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति केवल और केवल कितनी अवधियों के लिए बनता है? 2 अवधियों के लिए। और ऐसा क्यों किया गया?
क्योंकि वाशिंगटन एक राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने तीसरी बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तब से यह परंपरा हो गई कि राष्ट्रपति केवल 2 अवधियों तक ही रहेगा। अगला आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पर अमेरिका संविधान में बहुत अधिक मतभेद रहा था। इस विषय में प्रमुख रूप से 2 सुझाव दिए गए कि या तो राष्ट्रपति का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो या सभा द्वारा इसे अस्वीकार। लेकिन जो कांग्रेस फिलाडेल्फिया सभा थी उसके द्वारा इस को अस्वीकार कर दिया गया कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो सकता। दूसरा सुझाव यह था राष्ट्रीय व्यवस्था का राष्ट्रपति का निर्वाचन करे, किंतु इसे इस दृष्टि से उचित नहीं समझा गया कि राष्ट्रपति व्यवस्था के हाथ का खिलौना बन जाएगा। इसके अतिरिक्त अमेरिकी संविधान सभा के सदस्य शक्ति विभाजन के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे और यह पद्धति शक्ति विभाजन के विरुद्ध होती। संविधान सभा के द्वारा अंत में यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में कैसे होता है? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत जनता द्वारा एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाएगा और उस निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य अपनी व्यवस्थापिका के आदेश अनुसार निर्वाचक चुने, जिसकी संख्या उस राज्य के सीनेट और प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के बराबर हो। समय आने पर ये निर्वाचक अपने अपने राज्य में एक स्थान पर एकत्रित हों और लिखित रूप में अपने मत को व्यक्ति को दें, जिसमें से कम एक उस राज्य का निवासी ना हो जिस राज्य की ओर से निर्वाचक नियुक्त किए गए हों। तो इसमें क्लियर बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसे? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ किया जाता है। हालांकि आजकल जब ये व्यवस्था की गई थी उस टाइम पर अमेरिका में संचार प्रणाली इतनी रूप से मतलब मॉडर्न नहीं थी, लेकिन अब निर्वाचन वहाँ की जो संचार पद्धति है उसमें साफ क्लियर पता चल जाता है कि निर्वाचक मंडल में इस दल के बहुमत है ज़्यादा तो ये राष्ट्रपति बनेंगे। तो ये प्रक्रिया एक तरह से प्रत्यक्ष जैसी ही दिखाई देती है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अमेरिका में राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति कैसी है? अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार लगता है अमेरिका में? अमेरिकी राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। कहाँ? अमेरिका में। महाभियोग कब लगता है राष्ट्रपति पर? देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य किसी घोर अपराध या कदाचार के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की पद्धति यह है कि प्रतिनिधि सभा का कोई एक या कुछ सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध उपयुक्त आधार पर आरोप लगा सकते हैं। इसके बाद ये आरोप किसी न्यायिक समिति या विशेष जांच समिति को दे दिए जाते हैं। जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन दिए जाने पर यदि प्रतिनिधि सभा आवश्यक समझे तो वह एक प्रस्ताव तैयार करती है जिसमें राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों का उल्लेख होता है। प्रतिनिधि सभा को यह प्रस्ताव अपने बहुमत से पारित करना होता है। इस आरोप पत्र की एक प्रति सूचनार्थ राष्ट्रपति को भी दी जाती है। इसके पश्चात ये तो हुई हमारी प्रतिनिधि सदन में प्रक्रिया। इसके बाद यह प्रस्ताव सीनेट के पास जाता है। सीनेट निश्चित तिथि को इन आरोपों की जांच हेतु एक न्यायालय के रूप में बैठती है और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस बैठक की अध्यक्षता करता है। ये पॉइंट बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है और महाभियोग प्रतिनिधि सभा ने उसको बहुमत से पारित कर दिया, बहुमत से पारित करने के बाद यह प्रस्ताव कहाँ आता है? सीनेट में। सीनेट इसकी जांच करती है और उस टाइम पे सीनेट की अध्यक्षता कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उस टाइम पर सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। प्रतिनिधि सभा की ओर से भेजा गया प्रतिनिधि सीनेट के आरोपों के बारे में पूरी जानकारी देता है। राष्ट्रपति को अपने बचाव हेतु स्वयं उपस्थित होने या अपने प्रतिनिधि और वकीलों को भेजने का अधिकार होता है।
ये क्वेश्चन भी ध्यान देने योग्य है कि प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति को अपना प्रतिनिधि भेजने की अधिकार नहीं है। यानी राष्ट्रपति अपने बचाव हेतु कोई भी प्रयास किस सदन में कर सकता है? सीनेट में, प्रतिनिधि सभा में नहीं कर सकता। सीनेट में यदि पूरी छानबीन के बाद सीनेट अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप ठीक हैं, तो उसे उस पद से हटा दिया जाता है और हटाने के बाद उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। अब तक केवल एक बार 1867 में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग लगाया गया था, लेकिन सीनेट में इस प्रस्ताव को बहुमत प्राप्त होने में एक मत की कमी रह गई और राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया जा सका। दूसरी बार ऐसी स्थिति 1974 में पैदा हुई थी। वाटरगेट कांड था, जो अभी मैंने अभी पूर्व में बताया था, जो किस राष्ट्रपति के टाइम पे हुआ था? आई थिंक जॉनसन थे उस टाइम पे। मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा ध्यान है कि निक्सन राष्ट्रपति थे। उन पर 1974 में वाटरगेट कांड चलाया गया था। मेरा ये थोड़ा क्लियर नहीं है, आप इसको बिल्कुल पूरी तरह नहीं समझें, अगर हो सकता है कि मैं इसमें थोड़े बहुत गलत भी हूँ। हाँ, आई थिंक राष्ट्रपति निक्सन ही है इसके। राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध वाटरगेट कांड के द्वारा महाभियोग चलाया गया था, लेकिन महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व ही 1974 को निक्सन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 1999 में राष्ट्रपति क्लिंटन के आचरण को लेकर इस प्रकार की मांग उठी, लेकिन क्लिंटन के माफ़ी मांगने पर इस मांग ने अपनी शक्ति को खो दिया। यानी अब तक अमेरिकी इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा उसको हटाया नहीं गया है। हालांकि 3 राष्ट्रपतियों के ऊपर ये कार्रवाई की गई थी, लेकिन कहीं तो सीनेट के द्वारा उनको निर्दोष साबित किया गया, कहीं एक मत की कमी रह गई, कहीं राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया कहीं भी कंप्लीट नहीं हुई। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम अमेरिकी शासन व्यवस्था की ही चर्चा करेंगे। थैंक यू।